छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन और नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणुओं का विकास। लघु बीजाणु एक नर युग्मक कोशिका है और नर युग्मकों का निर्माण नर जननांग में होता है। पौधे के जननांग कहाँ होते हैं? पौधे के जननांग होते हैं उसके पुष्प के अंदर, नर और मादा जननांग। ठीक है, नर जननांग को पुंकेसर कहते हैं। स्टमन, और स्टमन में दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु। इसको कहते हैं पोलन सैक और फिलामेंट। ठीक है, परागकोश के अंदर ही परागधानियां बनती हैं और परागधानियों में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो परागकोश की परागधानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब पौधा डेवलप कर रहा होता है, यानी कि फ्लावर बनना शुरू हो जाता है, तो शुरुआत में उसके जो जननांग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। यानी जो परागकोश है उसमें परागधानियां नहीं होती हैं, वो सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। ठीक है, अगर टीएस देखते हैं परागकोश की तो क्या दिखाई पड़ता है कि परागकोश एक अंडाकार संरचना दिखाई पड़ती है। ये टीएस है परागकोश का। इसमें चारों तरफ से एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं, यानी कि इसमें ना तो लघु बीजाणु है और ना ही परागधानी की कोई भी लेयर है। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है यही अंडाकार परागकोश इसके चारों कार्नर्स ग्रोथ करने लगते हैं और इन कोनों पर, ये कोने इसके बढ़ जाते हैं, यानी कि 4 पालियां दिखाई देने लगती हैं। यानी कि जो अंडाकार परागकोश था अब वो 4 पालियों में विभेदित हो जाता है, यानी चारों कार्नर इसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं और अंदर की तरफ है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इस अवस्था में इसमें प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड भी दिखाई देने लगता है। ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है और आगे चल के यही वैस्कुलर बंडल में डेवलप होता है जो पौधों को जल और भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे है हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं। इसके कार्नर्स पे जो लोब्स बने हुए हैं, इन लोब्स की कुछ कोशिकाएं स्पेशलिस्ट कोशिकाएं होती हैं, यानी नॉर्मल कोशिकाओं की अपेक्षा ये अधिक विकसित कोशिकाएं होती हैं। इसका केंद्रक बड़ा होता है और इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इस कोशिका को एक विशिष्ट कोशिका के रूप में जाना जाता है और इस कोशिका का नाम है आर्कीस्पोरियल सेल। यही आर्कीस्पोरियल सेल है जिससे परागकण और परागधानी का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन एक मैनर है कोशिका के विभाजन का। ठीक है, तो उस पेरिक्लिनल डिवीजन में 2 कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी हैं? प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल। यानी एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। जो कोशिकाएं बाहर की तरफ होती हैं उन्हें पेराइटल सेल कहेंगे और भीतर की तरफ होंगी उन्हें माइक्रोस्पोरोजेनस सेल कहेंगे, जैसा कि इस लोब में दिखाया गया है। यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल थी। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ, बाहर की तरफ पेराइटल सेल और भीतर की तरफ माइक्रोस्पोरोजेनस सेल है। ठीक है, जो पेराइटल सेल है इसमें लगातार डिवीजन होता रहता है और लगातार डिवीजन करते करते इसका आकार बढ़ता रहता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और प्रत्येक लोब माइक्रोस्पोरेंजियम में चेंज हो जाता है। यानी अभी यहाँ पर सिंपल सा लोब दिखाई दे रहा था, अब ये किसमें बदल गया? एक परागधानी में परिवर्तित हो गया। और परागधानी का निर्माण किससे हुआ? प्राइमरी पेराइटल सेल से। ठीक है, ये परागधानी की जो भित्ति होती है काफ़ी मोटी होती है, इसके अंदर एक चेम्बर होता है और ये भित्तियाँ जो होती हैं 4 परतों में डिवाइड होती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे सिंगल लेयर्ड एंडोथीसियम होती है। एंडोथीसियम के नीचे 3 से 5 परत मोटी मिडिल लेयर और सबसे नीचे टेपिटम लेयर होती है। यहाँ पर एक मैच्योर परागधानी दिखाई गई है। बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, यहाँ पर 4 लोब थे, 4 परागधानियां बन गई। ठीक है, मालवेसी कुल के पौधे में 4 परागधानियां नहीं बनती हैं, सिर्फ 2 परागधानियां ही बनती हैं। बाकी सभी पौधों में 4 परागधानियां बनती हैं। इस परागधानी में बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, उस एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम की लेयर है जो कि एक कोशिका मोटी परत होती है। यह है एंडोथीसियम एपिडर्मिस के ठीक नीचे।
और एंडोथीसियम के नीचे 3 से 5 परत मोटी मिडिल लेयर है, और सबसे अंदर जो रेड कलर में कोशिकाएं दिखाई गई हैं ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं और बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, इसको कहते हैं टेपिटम लेयर। ये चारों परत मिलकर के परागधानी की भित्ति का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एंडोथीसियम है, जैसे जैसे परागधानी विकसित होगी, परागकण बनेंगे, इसकी ये दोनों लेयर यानी टेपिटम लेयर और मिडिल लेयर डीजनरेट होते रहेंगी, इनका डीजनरेशन होता है और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यानी जो टेपिटम है ये डीजनरेट होगी और पोषण प्रदान करेगी विकसित होते हुए लघु बीजाणु को। इसी प्रकार से मिडिल लेयर भी है, ये भी डीजनरेट हो जाती है और लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। जब लघु बीजाणुधानी पूरी तरीके से डेवलप हो जाएंगी और स्फुटन का समय आएगा, तब तक ये दोनों लेयर समाप्त हो चुकी होंगी। सिर्फ परागधानी में 2 ही परतें होंगी, बाहर की तरफ एपिडर्मिस और अंदर की तरफ एंडोथीसियम। ठीक है, जहाँ पर स्फुटन होना होता है वहाँ पर एंडोथीसियम पतली हो जाती है और आसानी से वहाँ की वॉल ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि परागकोश के या परागधानी के स्फुटन में कौन सी लेयर मदद करती है, तो कौन सी लेयर मदद करती है? एंडोथीसियम। अगर ये पूछा जाए कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टेपिटम लेयर और मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये बन गई परागधानी। अब देखते हैं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल का क्या भविष्य है। ठीक है, देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल से माइक्रोस्पोरेंजियम परागधानी बन के तैयार हो गई। जिस समय प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन हो रहा था, उसी के साथ साथ ही प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल में भी डिवीजन हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ये परागधानी पहले बन जाएगी फिर इसमें डिवीजन होगा, दोनों डिवीजन साथ साथ चलते हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही वो कोशिका है जिससे माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल बहुत अधिक संख्या में बन जाती हैं। अधिक संख्या होने के कारण कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और भी कारण हैं, जिनके कारण कुछ माइक्रोस्पोर नष्ट हो जाते हैं, यानी कुछ ही माइक्रोस्पोर बचते हैं, और जो माइक्रोस्पोर बच जाते हैं उनको कहते हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। आपको पता है कि मियोसिस डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या डॉटर सेल में आधी हो जाती हैं, यानी कि यहाँ तक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल तक जो कोशिकाएं थीं वो डिप्लाइड सेल थीं। अब इस सेल में जब मियोसिस डिवीजन होगा और उनसे माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर होंगे हैप्लाइड। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 डॉटर कोशिकाएं बनती हैं और चारों डॉटर सेल हैप्लाइड होती हैं। इसमें भी 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों माइक्रोस्पोर हैप्लाइड होंगे, यानी जो नर युग्मक है, नर युग्मक कोशिका वो क्या है? माइक्रोस्पोर। इसी को कहते हैं लघु बीजाणु। जब ये चारों कोशिकाएं बनती हैं तो शुरुआत में ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़ करके टेटार्ड बना लेते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं? ये कैलोज नामक पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर टेटार्ड दिखाया गया है, देखिए जो टेटार्ड बनते हैं वो 2 प्रकार से बनते हैं। जब डिवीजन होता है तो जो फर्स्ट डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन इस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, 2 कोशिकाएं बनती हैं। मियोसिस सेकेंड में फिर यही प्रोसेस रिपीट होती है और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक, जब माइक्रोस्पोर डेवलप होता है तो उस समय फर्स्ट जो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक प्रकार का विभाजन ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है। फिर जो न्यूक्लियस बने हुए हैं, यानी एक कोशिका में, ये एक कोशिका है, एक केंद्रक है, और इसका केंद्रक डिवाइड होकर के 2 केंद्रक में विभाजित हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। जब ये दोनों केंद्रक फिर से डिवाइड होंगे, यानी 4
ये दोनों केंद्रक फिर से डिवाइड होंगे, इनसे भी 2 और इनसे भी 2 केंद्रक, यानी 4 केंद्रक बनेंगे। उस समय इनके बीच में कोशिका भित्ति बनेगी। तो इस प्रकार से जो चारों माइक्रो स्पोर होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, और इस मैनर को कहते हैं साइमल्टेनियस मैनर। और साइमल्टेनियस मैनर से जो टेट्राड बनता है वो टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है। ये सभी डाइकाट प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। जो मोनोकाट प्लांट्स होते हैं उनमें आइसोबाइलेटरल टाइप का टेट्राड बनता है, मतलब कि केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन भी होता रहता है। तो दो दो माइक्रोस्पोर साइड बाय साइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इसको कहते हैं आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ टेट्राड, और इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड। ये द्विबीजपत्री पौधों में होता है और ये एक बीजपत्री पौधों में होता है। इसके अलावा द्विबीजपत्री पौधों में टी शेप और लीनियर टेट्राड भी होते हैं, ठीक है। टी शेप टेट्राड में 2 टेट्राड एक दूसरे से लेटरली जुड़े हुए होते हैं, 2 माइक्रोस्पोर, और 2 माइक्रोस्पोर उनके नीचे लीनियरली जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं कैलोज नामक पदार्थ से। ये कैलोज नामक पदार्थ इसी टेपिटम के द्वारा कैलेज एंजाइम स्रावित होता है, और उस एंजाइम से ये पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के इसी स्पोरेंजियम में बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ पौधे हैं जैसे टाइफा है, ड्रोसेरा है, इन पौधों में क्या होता है कि ये टेट्राड अवस्था में ही होते हैं। चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे माइक्रोस्पोर को कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहते हैं, यानी कंपाउंड माइक्रोस्पोर हो जाता है ये। और कुछ माइक्रोस्पोर ऐसे होते हैं जिनमें एक स्पोरेंजियम के सारे माइक्रोस्पोर जुड़े हुए होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी संरचना बना लेते हैं, इसको पोलिनियम कहते हैं। और ये पोलिनियम कैलाट्रोपिस प्रोसेरा नामक पौधे में पाया जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर के चारों तरफ टेपिटम कोशिकाओं से कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं जो इसके चारों तरफ दोहरी परत का निर्माण कर देते हैं। तो जब माइक्रोस्पोर के चारों तरफ दोहरी परत का निर्माण हो जाता है तो इसी माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन या परागकण कहते हैं। ये जो दोहरी परत है इसमें जो बाहरी परत है इसको हम एक्साइन बोलते हैं। ये बाहरी परत एक्साइन है और भीतरी परत इंटाइन है, ठीक है। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे मजबूत पदार्थ होता है। और पेक्टोसेलुलोज ये जो भीतरी परत इंटाइन है इसका फॉर्मेशन करती है। पेक्टोसेलुलोज पूरे माइक्रोस्पोर के चारों तरफ कंटिन्यूअस लेयर बनाती है, पतली सी झिल्ली होती है, जबकि इस एक्साइन काफ़ी मोटी परत होती है, निर्जीव परत होती है। और जगह जगह पर एक्साइन एब्सेंट होती है जहाँ पर ये पोर बन जाते हैं, और इस पोर को कहते हैं जर्म पोर, ठीक है। और इसी जर्म पोर से जब पराग कण का अंकुरण होता है तो पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, ठीक। यानी पराग या लघु बीजाणुओं के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बन जाने से यह पराग कण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागकोश में लघु बीजाणु या परागकण के बनने की क्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और लघु बीजाणु जनन हो जाने के बाद में परागकोश का स्फुटन होता है और यही परागकण बाहर निकल जाते हैं और परागण के माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वहां जर्मिनेट होकर के निषेचन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ठीक है। स्फुटन से पहले इस परागकण में कुछ परिवर्तन होता है। जब स्फुटन होता है उसके पहले पहले कुछ चेंजेस आ जाती हैं, और उन्हीं परिवर्तन को, उन्हीं विकासीय अवस्थाओं को हम कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। यानी जो परागकण है ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो इसमें क्या परिवर्तन आता है? परागकण क्या है? एक कोशिका है, एक युग्मक है, और इसके अंदर एक केंद्रक है, और ये है हैप्लाइड केंद्रक। ये कैसा है? हैप्लाइड केंद्रक, ठीक है। स्फुटन से पहले क्या होता है कि इस
परागकण का जो केंद्रक है वो डिवाइड होता है। परागकण का केंद्रक डिवाइड होता है और एक केंद्रक से दो केंद्रक बना लेता है। यानी यहाँ पर है परागकण, एक केंद्रक से दो केंद्रक, एक बड़ा और दूसरा छोटा केंद्रक। ये इसके चारों तरफ एक्साइन, एंटाइन, बड़ा और छोटा केंद्रक। जो छोटा केंद्रक होता है इसको जर्म न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि बड़े वाले केंद्रक को वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। यानी स्फुटन से पहले परागकण का केंद्रक विभाजित हो जाता है और दो केंद्रक बना लेते हैं। जो छोटा केंद्रक है जर्म न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यह एक कोशिका बना लेती है। ठीक है, एक कोशिका बना लेती है, इसको जर्म सेल कहते हैं। और बड़ा वाला केंद्रक पहले के ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, तो ये एक दूसरी कोशिका बन जाती है जिसको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। इस प्रकार से ये दो सेल हो जाती हैं, एक परागकण में दो सेल हो जाती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जर्म सेल। इस अवस्था में ही परागकोश का स्फुटन होता है और परागकण बाहर निकलते हैं।